नमस्कार दोस्तों। आज हाउसफुल 5 फाइनली रिलीज हो गई है। शायद ये एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज से पहले ही अपनी सफलता को लेकर इतनी आशंकित है कि पहले ही दो कहानियां तैयार हैं कि पसंद आया तो ये बोलेंगे, ना पसंद आया तो ये बोलेंगे, और किसी तरह बचने का इंतजाम भी कर लिया है। आज किसी वजह से मैं इस फिल्म को नहीं देख पाया हूं, लेकिन रवि जी ने ये फिल्म देख ली है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हाउसफुल 5 का रिव्यू हम आपको दें, जिसके बाद आप ये फैसला करें कि आप इस फिल्म को कितनी जल्दी देखना चाहते हैं। आप इसका कौन सा ए बी देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही ये भी कि क्या आप अपने परिवार के साथ जाकर देख सकते हैं। तमाम पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिन भी शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखें, और साथ ही इस सेशन को आप शेयर भी कर लें ताकि हमारा रिव्यू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और हमारे रिव्यू को देखने के बाद लोग फिर अपना जो भी उन्हें फैसला करना है कि फैमिली के साथ देखनी है, दोस्तों के साथ देखनी है, अकेले देखनी है, देखनी भी है कि नहीं देखनी है, क्या दोनों देखनी है, ए और बी दोनों देखनी है या कोई एक देखनी है। रवि जी ने भी, आई एम श्योर, मुझे पता नहीं है, अभी मैं इनसे पूछूंगा, इन्होंने 5A देखा है या 5B देखा है, तो पता चलेगा कि क्या कहानी है। और अगर आप लोग हमारी आवाज को अच्छे से सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, तो भी आप हमें लिखकर बता दीजिए ताकि हम इस बातचीत को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, बातचीत शुरू करें। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे जैसे मेरे पास मैसेजेस आते जाएंगे, हम इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। तो आज जब आप हाउसफुल 5 देख रहे थे, तो क्या टिकट खरीदने के दौरान आपको पता लग गया था कि आप 5A देखेंगे या 5B देखेंगे? मैं जानना चाहूंगा टिकट कितने का आया, जब आप हॉल में गए तो कितने लोग थे, किस तरह की एक्साइटमेंट थी, नहीं थी, और इस बारे में आप जितना भी बता पाए। कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरा चित्र थोड़ा सा उन्हें धुंधला लग रहा है। मैं कोशिश करता हूं एक सेकंड रुककर कि मेरा चित्र ठीक। जी हाँ, अब आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं जी? काफी बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हाउसफुल 5 कैसी लगी आपको? हाँ कैसी लगी तो मतलब पैसा खर्च करने के बाद में, समय खर्च करने के बाद मतलब मजा नहीं आया। और मतलब बहुत हद तक ये फिल्म जो है ऐसी नहीं है कि आप इसको देख के एंटरटेन हो। मतलब बहुत लो लेवल की कॉमेडी भी नहीं का मतलब, क्योंकि अब फिल्म का जॉनर बताया जा रहा है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, तो हम इसलिए उसको कॉमेडी कह लेंगे कहने को, मगर ये कॉमेडी भी नहीं है। बहुत ही छिछले और निचले स्तर का पूरा ड्रामा है, डायलॉग है, एक्टर्स को जिस तरह के कैरेक्टर दिए गए हैं, जो एक दूसरे से वो जिस लेवल की बात करते हैं, कहीं से नहीं लगता है कि भाई ये जो इतने बड़े क्रूज पर जो पार्टी मनाई जा रही, जो 100वां जन्मदिन जो है सेलिब्रेट होने वाला है एक बिलियनियर का, जो इंडियन मूल का है और लंदन में रह रहा है, मतलब उसकी पार्टी में इस तरह के छिछोरे लोग आते होंगे, ऐसी बातें करने वाले लोग आते होंगे, या फिर ये जो अमीर लोग होते हैं, तो सो कॉल्ड इनका ये वाला कल्चर होता है, इतना गंदा, इतना घटिया। तो मतलब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर्स ने जो ये फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, एक्टर्स ने, अगर ये एक बहुत हाई क्लास लोग हैं, जैसा कि हमारी सोसाइटी मानती है कि भाई इनका एक अलग क्लास है, और ये अगर उस क्लास की कहानी है, तो ये कितने गंदे लोग हैं, मतलब मैं यही मानता हूँ। तो ये कॉमेडी नहीं कहूंगा, एक बहुत ही घटिया, ओछी और छिछली टाइप की बातें हैं इसमें। हालांकि इसका अंदाजा जो हमें ट्रेलर में ही हो गया था। हालांकि बाद में खबरें जरूर आई कि ट्रेलर में, मतलब ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही कुछ कैंची चली है, सेंसर ने चलाया है, सीन वीन देख के और जिस तरह की बातें उसको देख के तो लगा नहीं कि इसमें कुछ कैंची चली है। और अगर कैंची चलने के बाद इतना है, तो कैंची चलने से पहले कितना रहा होगा। अब आपने कहा कि कितने लोग थिएटर में थे, क्या एक्साइटमेंट था और क्या टिकट था, तो मैंने यहाँ बोईसर में फिल्म देखी है। नॉर्मली यहाँ पर टिकट जो है होता है करीब एक मिड लेवल की फिल्म होती है उसमें मतलब 125 रुपए तक का, 125 150 रुपए, लेकिन इस फिल्म के टिकट 200 रुपए तक मैक्सिमम था।
तो ये एक चीज थी। टिकट तो महंगे थे, मतलब यहाँ के हिसाब से भी ओवरऑल भी आप देखेंगे तो वो टिकट प्राइस, और जहां तक पब्लिक की बात है, आप सोचिए 250 से 300 सीटर हॉल था और उसमें मुश्किल से 40 लोग थे, और 40 लोग में भी जो थे वो ज्यादातर बहुत यंग एज ग्रुप के लोग थे, और मैक्सिमम लोग या तो कपल के रूप में आए थे जो स्कूल कॉलेज गोइंग होते हैं, या थोड़ा सा उससे ऊपर ले लीजिए यंगस्टर्स हैं, या फिर लड़के और लड़कियां जो थे वो ग्रुप्स में आए थे। तो इससे साफ समझ में आता है कि फैमिली ऑडियंस जो है उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है, मगर 16 प्लस है। यूए में भी 16 प्लस है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट्स में कैटेगरीज जो बन गई हैं, 13 प्लस, 16 प्लस, 18 प्लस, है ना। यूए जो है वो 13 प्लस और 16 प्लस हो गया है। 18 तो अलग ही एज हो जाता है। तो इसमें भी अगर यूए है तो 16 प्लस। लेकिन मुझे नहीं लगा फिल्म देख के कि मतलब अगर जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली ऑडियंस है अपने, वो 16 प्लस वाले मेंबर्स के साथ भी इस तरह की कॉमेडी में कॉमेडी, फिर मैं कहते हुए मुझे लग नहीं रहा है लेकिन कॉमेडी कहता हूँ, तो इस कॉमेडी में वो बड़े सहज हो पाएंगे, क्योंकि बड़ी फूहड़ किस्म की सारी बातें हैं। और खास तौर पर मतलब अक्षय जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब वो अजीब तरह की बातें करते हैं जिनको सड़क छाप बातें कही है। और उसके अलावा मेक अब डायरेक्टर के हाथ में तो ये था कि भाई वो एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को कैसे दिखाएगा। तो एक्टर्स को तो जो फीमेल एक्टर्स को इसमें जिस तरह से पोर्ट्रे किया तो पूरा ऑब्जेक्टिफाई करता है, इस एंगल से दिखा दो, उस एंगल से दिखा दो। तो वो सारी चीजें, और खास तौर पे इसमें सौंदर्या शर्मा जो एक एक्ट्रेस हैं, इस फिल्म में आप उन्हें देखेंगे तो उनके ऊपर तो मतलब एक तरीके से मतलब कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई कि उनके कपड़े छोटे हैं, उस बात को लेके, या वो कहीं बैठती उठती दिख रही हैं, तो जो श्रेयस तलपड़े का कैरेक्टर है वो उसको खास तरीके से कहीं झुक के देख रहा है, कहीं वो कागज की दूरबीन जैसा बना के वैसा देख रहा है, मतलब अजीब ही क्या ये कॉमेडी है? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाकर इन्होंने पेश किया है। बिल्कुल, 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 एकदम। उनके कपड़े आप देख लीजिए, मतलब ऊपर नीचे जो भी है, तो वो मतलब देखिए इसमें शॉर्ट है और उसको बहुत रिवीलिंग है। कोई समस्या नहीं है इसमें, मगर आप कोई ये ना समझिए कि अरे इनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल समस्या नहीं है। लेकिन आप फ़िल्म को क्या कहकर बेच रहे हैं? अगर इस फ़िल्म को ये कह दिया जाता ना कि भाई इतना तड़का आपने लगाया और जो काट दिया होगा सेंसर बोर्ड ने, आप कह देते कि भाई हाउसफुल 5 जो है, वो एक सेक्स कॉमेडी है। तो आदमी उसको उस तरह से देखता और आपको भी लिबर्टी मिल जाती, क्योंकि आप तो बना ही रहे हैं, एडल्ट कॉमेडी बना रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर जो है उसकी लेवलिंग कर दीजिए, तो आदमी उसी माइंडसेट में जाएगा, उसी तरह से देखेगा। लेकिन आपको फैमिली ऑडियंस को भी खींचना है, आपको माल भी इस तरह का बेचना है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो मेकर्स जो है मुझे लगता है वो तय नहीं कर पाए कि उनका ऑडियंस कौन है। उनको लगा कि बस हम कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बना के मार्केट में डाल देंगे और लोग आ जाएंगे। तो ये तो एक ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है उसकी बात की। अब इसकी कहानी देखें, इस फिल्म की राइटिंग जो है बहुत लचर है और बहुत कमजोर है। आधा आधा दर्जन लोग मिलके इस फिल्म को लिख रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट जो है, कहानी तो जो है प्रोड्यूसर साजिद नाडियाड वाला ने लिखी। अब 6 लोग इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एडिशनल स्क्रिप्ट के लिए भी लोग हैं, डायलॉग भी 3-3 लोग 4-4 लोग लिख रहे हैं, एडिशनल डायलॉग भी लिखे जा रहे हैं। मतलब डायलॉग के नाम पे तो फूहड़ बातें हैं, तो उनको लिखवाने के लिए अलग से लोग लाए गए। सीन जो है वो फूहड़ सीन है, तो उसके लिए लोगों को लाया गया कि आप जोड़िए, आप लिखिए। तो क्या ये राइटिंग है? तो इतने सारे लोग मिलकर एक अच्छी फ़िल्म जो है वो नहीं लिख पा रहे हैं, और डायलॉग्स के नाम पे जो गंदगी है वो आपको फ़िल्म में दिखी जाएगी। तो अब इस तरह की फ़िल्म अगर देखना चाहता है कोई और उसे लगता है कि हाँ, ये कॉमेडी है, तो वो ज़रूर एन्जॉय कर सकता है। एडल्ट कॉमेडी भी होती है, सेक्स कॉमेडी भी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अच्छी कहानियाँ होती है, उसमें डायलॉग्स भी मतलब आप उसको एन्जॉय करते हैं, पर वो उस तरीके से बनाई जाती हैं। किसी चीज़ की आड़ में या दूसरे रैपर में उन चीज़ों को नहीं बेचा जाता है। तो इस फ़िल्म की सबसे बड़ी नाकामी या विफलता है, मुझे वो यही लगती है कि आपने बेचा कुछ और है, लेकिन उसका रैपर आपने कुछ और लगा दिया है। अब कहानी जैसा मैंने कहा कि एक ब्रिटेन में रहने वाले एक बिलियनियर की है, 69 बिलियन पाउंड्स की उसकी संपत्ति है, वो 100 साल का हो रहा है, वो बर्थडे अपना जो क्रूज पे मनाना चाहता है। अब रंजीत को आपने इसमें दिखाया है, रंजीत कहीं से 100 साल के ना पर्दे पे लग रहे हैं, ना वो रियल लाइफ में लगते हैं, लेकिन आपने कहा कि भाई ये 100 साल का आदमी, चलिए वो मान लिया। अब कहानी में होता यह है कि
उसका बर्थडे मनाने से एक दिन पहले जो है उसको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। अब मर जाता है तो क्योंकि अब वो उसकी फैमिली वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं, ये बताया कि भाई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, क्योंकि वो बहुत बिलियनियर है तो कंपनी चलाना या जो भी उसका काम धंधा रहा हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4-5 लोग हैं, शायद 4 ही लोग हैं। तो फिर अब ये दिखाया है कि सबकी नजर रहती है उसकी इस दौलत पर, तो वकील को बुलाया जाता है जो उसकी वकील है कि भाई बताइए विल में क्या है। तो विल बताई कि होलोग्राम विल बनाई, मतलब वो मरने के बाद भी होलोग्राम जैसा दिखाई देता है आके, तो वो होलोग्राम विल, तो आके वो सबसे डायलॉग कर रहा है और वो बता रहा है कि भाई मेरा उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें फरदीन खान जो है वो उसकी दूसरी पत्नी के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। तो बोले तो ठीक है जो भी है तुम्हारा, लेकिन जो मेरा पहली पत्नी उसको बड़ी याद आती, वो कहता है तो उसका जो बेटा है उसके नाम पर मैंने अपना सारा कुछ लिख दिया है, और कल 3 बजे, मतलब वो आएगा नेक्स्ट डे जब भी, तो उसको ये सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया जाए, और अगर वो नहीं आता है तो कहता भाई ये सब तुम आपस में बांट लेना। तो भाई अब ये बात तो हो गई कि यार अगर वो आदमी नहीं आएगा जिसके नाम विल लिखी तो ये सब हमारा हो जाएगा। यहां से चीजें शुरू होती है, फिर इंतजार होता है कि वो जॉली नाम होता है कि जॉली आएगा। अब जब जॉली के आने का टाइम होता है, क्योंकि उसको भी पार्टी में आना, वो कहता पार्टी में वो भी आएगा, उसकी जगह एक की जगह 3-3 जॉली आ जाते हैं। तो एक जलाबुद्दीन है, एक जो है जलाबुद्दीन है, उसके अलावा दूसरा जो है जलभूषण है, और तीसरा जो है जूलियस है। तो रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय आते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी। बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि ये लोग नकली लोग हैं, फिर अब असली कौन है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जहाज पे एक मर्डर हो जाता है। जो डॉक्टर होता है इस बिलेनियर का, उसकी हत्या हो जाती है। अब वो हत्या क्यों हुई, किसने की, इसके बाद पूरा जो है ड्रामा शुरू होता है। फिर ये अकेली हत्या नहीं होती है, इसके बाद 2 हत्याएं और होती हैं। तो फिल्म एक तरीके से मर्डर्स की सीरीज है, मतलब 3 मर्डर देखे हमने उसमें। अब जब सारा मामला चल रहा होता है तो फिर लंदन पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। तो लंदन पुलिस, अब लंदन में ये मजे की बात है कि बॉलीवुड फिल्मों में जब भी लंदन की पुलिस दिखाई जाती तो सारे ऑफिसर या इन्वेस्टिगेट करने वाले इंडियन या इंडियन मूल के होते हैं, ये एक बड़ी मजेदार बात है। तो यहाँ पर भी संजय संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, ये 2 होते हैं और दोनों नमूने टाइप दिखाए गए हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। ये आते हैं जहाज के ऊपर, ये अपनी तरफ से कुछ शुरू करते जांच, फिर एक इनकी जांच के दौरान एक मर्डर हो जाता है। फिर इनका जो सुपर बॉस होता है नाना पाटेकर, उनका नाम दगड़ू बताया गया है, तो वो आते हैं। अब वो लास्ट में जब नाना पाटेकर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि आप इंतजार करें, अच्छा अब नाना आएंगे तो आपको पता है कि वो आके मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व कर देंगे। अब मैं यहाँ पर नाम वगैरह नहीं ले रहा हूँ कि कौन मारता है और कौन मरता है और किस तरह से वो रिवील होता है, पर ये बहुत कमजोर ड्रामा है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका हाउसफुल 5 का बी वर्जन देखा है, ए वर्जन में हत्यारे कोई और हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है वो सारी चीजें कौन है क्या है, क्योंकि जिन साथियों ने हमारे ए वर्जन देखा उनसे मेरी बात हुई है, तो सारी चीजें सेम है। और उसमें भी जो 2 हत्यारे होते हैं, उनमें से दोनों फिल्मों में एक कॉमन है, एक हत्यारा नहीं है, 2 हैं, एक कॉमन है, दूसरा बदला गया है। तो ये कहानी, तो इसको अगर अच्छे थ्रिलर की तरह से लिख लिया जाता, या एक अच्छी कॉमेडी की तरह, बहुत सारी चीजें मिक्स करने की कोशिश की गई है कि हम कॉमेडी बनाएं कि थ्रिलर बनाएं कि एडल्ट कॉमेडी इसको बना दें। गाने कहीं भी मतलब ऐसा लग दिया कि भाई डाल दी, क्योंकि सिचुएशन एक बनाई है और उसमें आपने गाना डाल दी। अब लेकिन मजे की बात गाने में भी ये है कि अब वो हर जगह जो आपके यहाँ गाना बजता है तो या तो पंजाबी बजने लगता है इस फिल्म में, क्योंकि वो नाना पाटेकर का रोल जो है महाराष्ट्रियन वाला है, तो फिर आपने यहाँ मराठी रैप बजा दिया उनके साथ में, फुगड़ी रैप जो है। जबकि उस फिल्म में जो आप कल्चर दिखा रहे हैं, वो जो टाइम दिखा रहे हैं, उसमें कहीं मैच नहीं हो रहा है। मजे की बात आप ये है कि वहां लंदन के पास समुद्र में सारी चीजें हो रही है, क्रूज खड़ा है, लंदन पुलिस आ रही है, तो आप वो जो लाल परी गाना सुनिए तो उसमें दिल्ली पुलिस का जिक्र है। मतलब यार कुछ तो मतलब सोचिए यार। तो मतलब वो कहीं ध्यान ही नहीं रखते, मतलब कहीं भी जहां जो मना है कि यार गाना चल जाएगा, जो हनी सिंह ने लिख दिया वो फाइनल है, और कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम गाएंगे। काम लंदन में हो रहा है, फिल्म लंदन, कहानी सब उधर, गाना दिल्ली पुलिस, गाने में दिल्ली पुलिस।
इसी तरह से वो जो फुगड़ी डांस और जो फुगड़ी रैप है, उसमें अचानक दिवाली का भी मामला आ गया, उसमें जत्रा जो होती है उसका भी मामला आ गया। तो फुगड़ी यहाँ का जो कल्चरल स्पोर्ट कहिए या एंटरटेनमेंट, जो जब सब लोग मिलते हैं तो खेला जाता है, वो गेम ही है एक तरीके से। तो आप कहीं कुछ भी मतलब जोड़ दो कि थोड़ा-सा हमारी फ़िल्म में कल्चरल रेफरेंस भी लगना चाहिए, तो उसको जोड़ दिया। अब ये साउथ का कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रेशर है कि लोग कहते हैं साउथ की फ़िल्मों में वहाँ का कल्चर दिखता है। अब आप हाँ, वो तो दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ़िल्म तो आपको वहीं शूट करनी है, सब्सिडी इत्यादि जो भी मामले रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन आप उसको कुछ भी उल्टे-सीधे ढंग से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता ही नहीं कि एक अच्छी फ़िल्म देख रहे हैं। ना उस तरह से इन्वेस्टिगेशन है इस फ़िल्म में, आपको लगे कि यार कुछ बड़ा गहरा राज़ है इसमें और कुछ बहुत सारी लेयर्स हैं। ना ढंग हाँ, की लेयर्स हैं, ना कोई ऐसा बहुत राज़ खुलता है। बस वही है, मतलब आखिरी में कि भई पैसे के लिए तो मतलब आदमी का ईमान बिगड़ जाता है, तो कोई किसी की भी हत्या कर देता है। ये क्या मतलब है भाई? हाँ, 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 और हाँ, अक्षय कुमार इतने लाउड हैं इस फ़िल्म में, इतने लाउड हैं कि मतलब आपको हैरानी होती कि इतना हाँ। सीनियर एक्टर, जबकि बार-बार कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा एक्टिंग भी कर लीजिए। लेकिन वो लगता नहीं है कि वो कुछ सुनते समझते हैं चीज़ों को। हाँ, तो आप मतलब ये हाँ कहना चाह रहे हैं रवि जी की मतलब अक्षय कुमार ने गलती पे गलती पे गलती पे गलती पे एक और गलती कर दी है और बिल्कुल। बॉलीवुड की अच्छे से लंका लगा दी है या लगाने की पूरी तैयारी कर दी है। अब ल यहाँ पर जी। क्या हम इस फिल्म को इस तरह से देख सकते हैं कि ये फिल्म नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया एक अपराध है? हाँ भाई, जिस दौर में बॉलीवुड को अच्छे सिनेमा की ज़रूरत है, जिस दौर में ऐसी फ़िल्म की ज़रूरत है जो दर्शकों से कनेक्ट कर सके, या कहें कि यार हिंदी सिनेमा को वो चीज़ जो है पुरानी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ा रही है, या हमारे एक्टर आगे बढ़ रहे हैं, या राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है पुरानी बातों को समझ रहे हैं कि हमसे क्या गड़बड़ियाँ हुई है और हम चलिए उनको उनमें सुधार करते हुए कुछ नया करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे लोग सचमुच जो है इस सिनेमा की हमारे तारीफ करें, वो कुछ नहीं। वही घिसे-पिटे फ़ॉर्मूले को अभी भी जो है ना, उस बंद पड़ी खटारा गाड़ी को फिर से चालू करने की जो है कोशिश हो रही कि अच्छा इधर का नट उधर लगा के देख लो, इधर का नट उधर लगा के देख लो, तो इधर का पुर्जा उधर कर लो, वही चीज़ हो रही है। और कहीं ये नहीं लगता है इस फ़िल्म को देख के कि किसी तरह का इनको है कि नहीं यार हमें अच्छा सिनेमा बनाना है। अच्छे सिनेमा की इनकी परिभाषा है फूहड़ और गंदी बातें, अश्लील इशारे फ़िल्मों में, घटिया चुटकुले, सड़क छाप जो है वो अदाएँ, जो चाहे वो वहाँ फ़िल्मों में हीरो की हो, हीरोइन की हो, यही सारी मतलब ये इनके अच्छे की परिभाषा है। तो ये कैसे सुधरेंगे, कैसे बनेगा? अब देखिए रही बजट की भी बात, तो उसपे भी थोड़ा-सा कर लेते हैं। अब आज इस फ़िल्म को अभी जो मैं लेटेस्ट खबरें देख रहा था जो मीडिया में चल रही हैं डिजिटल में, भई ये फ़िल्म जो है 21 से 22 करोड़ रुपए की इसने ओपनिंग ली है। दोनों हाँ, वर्ज़न को मिलाकर, और उसमें भी ए जो है उसका हिस्सा जो है बेहतर होने का कहा जा रहा है कि चांसेज़ यही कि उसके ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ए देखने गए हैं। क्योंकि हाँ, वो थोड़ा होता है ना कि यार ए, बी में क्या, तो चलो ए देख लेते हैं टाइप का जो मामला होता है। क्योंकि सभी जगहों पर जो है वो लगभग-लगभग बराबर शोज़ दिए गए हैं, ये खबरें आ रही। अब 22 करोड़ रुपए की भी अगर जो ओपनिंग अब अभी रात के 9 बजे तक की बताई जा रही है, तो हो सकता है रात को और जुड़ जाएगा थोड़ा-सा। तो कुल मिला के अगर ये ओपनिंग है तो सिकंदर की ओपनिंग साजिद नाडियाडवाला की फ़िल्म थी। वो भी पहले दिन 26 करोड़ के आस-पास थी इंडिया में। तो और अभी तक ये जो ओपनिंग आ रही, तो एक खबर मैं ये भी पढ़ रहा था कि भाई जो भूल-भुलैया 3 यहाँ तो सितारे ढेर सारे हैं, 19 लोग हैं और 20वाँ इसके आखिरी में जो है बॉबी देओल भी आ जाते हैं, ये मैं बता देता हूँ। हुँ, लास्ट में बॉबी देओल की भी एंट्री है। अब अगर 20-20 सितारे, चाहे उनकी एक झलक आपने दिखाई हो, चाहे आपने उनको 15 मिनट काम दिया हो, चाहे 20 मिनट या पूरी फ़िल्म में जो भी किया हो, इतने लोग मिलके अगर फ़िल्म इस तरह की ओपनिंग ले रही है, तो भूल-भुलैया 3 में तो कार्तिक आर्यन अकेले थे। और उस फ़िल्म की ओपनिंग लगभग 24 साढ़े 24 25 करोड़ रुपए की थी। वो अकेले इन हाँ, सब पे भारी पड़ गए। तो अक्षय हाँ, कुमार के लिए नई टेंशन है कि यार मैं हाँ, इतने सारे लोगों की फ़ौज लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी उस लड़के की फ़िल्म का जो ओपनिंग डे कलेक्शन था, मेरी फ़िल्म से ज़्यादा निकल के आ रहा है। हुँ, साजिद खान को सोचने वाली बात है, सलमान खान जो ओपनिंग ले रहे थे, उससे भी कम ओपनिंग जो है इस फ़िल्म की लगने जा रही है। अगर इसी के जी, आस-पास कोई फ़िगर आता है कल सुबह भी। लेकिन जैसा हमने कल कहा था, जो दिन में बातचीत की थी उसमें,
कि ये खबरें चल रही है या ये चर्चाएं चल रही है कि भाई कुछ भी हो, हम 30-31 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं दिखाएंगे। तो कल का वेट करते हैं कि ये क्या ओपनिंग लेकर आते हैं, उसके नजदीक पहुंचाते हैं या भाई फिगर लेके आते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसरों में भी इधर थोड़ी सी जिद तो है कि नहीं यार, अपनी फिल्म को हमें बड़ा दिखाना है, चाहे हम फिल्म कैसी भी बनाए। तो ये कैसी भी बनाए वाली कैटेगरी की फिल्म है। एक सवाल आ रहा है, हम दोनों के लिए ही है, जी। कि इन सो कॉल्ड स्टार्स की इतनी सारी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म आती हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स क्यों इन फिल्मों पर पैसा लगाते हैं? देखिए, तो बिजनेस की बात है ना। एक चीज है, उनको थोड़ा सा भरोसा होता है। देखिए, यही उम्मीद, यही है, उम्मीद यही है। और मार्केट को कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि मल्टीप्लेक्स भी जो है वो नए लोगों की फिल्म या जो नॉन सेलेबल स्टार्स हैं या जो कंटेंट सिनेमा बनाते हैं, मल्टीप्लेक्स भी उनको कहीं ना कहीं पीछे ही रखता है। जैसे कल ही अमेजन प्राइम पर एक फिल्म आई, आई थिंक परसों आई है, स्टोलन। बढ़िया थ्रिलर है और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें कोई थ्रिल वाला एलिमेंट नहीं, और थ्रिलर फिल्में सिनेमा में नहीं लगती हैं। लेकिन क्योंकि उसमें वो अभिषेक बनर्जी हैं और दो नए चेहरे हैं, डायरेक्टर कोई बड़ा नहीं है, तो वो फिल्म थिएटर में नहीं लगी, उसको अमेजन प्राइम पर उनको रिलीज करना पड़ी वो फिल्म। जबकि वो कहीं बेहतर फिल्म है, वो ज्यादा बेहतर एंटरटेन करती है, मुश्किल से 1.5 घंटे की फिल्म है वो। तो ये तो फर्क है ना। तो ये सबका मिला जुला मार्केट है। और इसमें फिर एक ये भी होता है ना, एक बड़ी फिल्म में हम पैसा लगा रहे हैं तो शायद ज्यादा पैसा लौटे। ये भी एक थोड़ा सा लालच होता है कि बड़ी फिल्म में लगाओ यार, पैसा आएगा तो बड़ा पैसा आएगा। तो वो बड़े पैसे वाला भी मामला है। तो इसलिए मुझे लगता है ये लोग इस तरह से इन लोगों की फिल्मों को थोड़ा बढ़ाते हैं या उम्मीद रखते हैं कि ये चल जाएगी तो अपनी भी अच्छी कमाई हो जाएगी इस मुझे ये फिल्म। लगता है, जी। जी हाँ, प्लीज प्लीज आप पूरे आप कीजिए। कहिए। हाँ, अच्छा, मुझे ये मैं लगता अक्षय है कि कुमार पर आ रहा था। जी। जो मल्टीप्लेक्सेस हाँ। हैं, हाँ। जो मल्टीप्लेक्सेस की चेन्स हैं, अगर वो ही आपस में तय कर लें कि हम नए लोगों को मौका देंगे, तो बिल्कुल। मल्टीप्लेक्स की चेन्स आराम से नए लोगों को मौका दे सकती हैं। वो कह सकती हैं कि हमने साल में 15 दिन, 20 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते रखे हैं ऐसे, जब हम नए लोगों का सिनेमा लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, हम एग्जीबिटर हैं, हम भी कंट्रीब्यूटर हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के, तो हम ये चाहते हैं कि हम साल के 4 हफ्ते ऐसे रखें जिसमें नए लोगों की फिल्मों को मौका मिले। हम हर ऑल्टरनेट महीने एक हफ्ता ऐसा रखना चाहते हैं जिसमें नए लोगों को मौका मिले। बहुत हद तक हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो लगातार घटिया सिनेमा बना रहे हैं, लगातार ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिन पर लोग थू थू करते हैं, और वो बार बार ऐसे सिनेमा को चमका चमका कर बेचते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एग्जीबिटर्स सोच लें तो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉलीवुड के बारे में बात कही जाती है कि फिल्में बनती बहुत हैं, लेकिन असल फिल्म वही होती है जो रिलीज भी हो। तो रिलीज होने में बहुत हद तक बिल्कुल। हाथ एग्जीबिटर का होता है। लेकिन क्या एग्जीबिटर भी ये चाहते हैं? तो जो सवाल था उनका, वो यही था जी। कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और आपने जवाब यही दिया बिल्कुल सही, कि मार्केट का भरोसा। आज कितनी ही फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं सलमान खान की, लेकिन वो भरोसा है कि टूटता नहीं, कि अब सलमान खान आ रहे हैं तो शायद फिल्म चल जाए, शायद ईद के चक्कर में चल जाए, शायद ईदी मिल जाए सलमान खान से। तो ये जो एक अंधा, एक अंधी दौड़ जैसी है, उसकी वजह से नए लोगों को मौका नहीं मिलता, और पुराने घिसे पिटे चेहरों को बार बार लोग जो है देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक हाथ एग्जीबिटर्स का भी है, क्योंकि उनके अंदर भी ये विल नहीं है। अगर अगर जितनी भी बड़ी मार्केट में मल्टीप्लेक्सेस चेन है, अगर वो कह दें कि हाँ हम सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लेकर आइए फिल्म, हम आपकी पिक्चर को रिलीज करेंगे, दम होना चाहिए, हमें आप कन्विंस कीजिए। तो मुझे नहीं लगता, जैसे शार्क टैंक एक प्रोग्राम आता है सोनी पर, बिल्कुल। जिसमें लोग अपने नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, और बहुत सारे जो वहां पर शार्क्स बैठते हैं, बड़े बड़े जो जिन्होंने स्टार्टअप से शुरू किया और अब बहुत बड़ा नाम बने, तो उसमें पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं वही काम हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं वो कर सकते हैं एक लेवल पर। मैं ये नहीं कह रहा कि साल के 12 महीने, लेकिन कह सकते हैं ना कि हमने साल में 4 हफ्ते निकाले हैं, या ऑल्टरनेट हम एक एक हफ्ता देंगे नए लोगों को, हम 3 3 दिन के लिए पिक्चर रिलीज करेंगे उनकी, कुछ भी कह सकते हैं। भाई बिल्कुल रिलीज ना हो, बिल्कुल मौका ना मिले, उससे अच्छा तो ये हो सकता है ना, या हमको एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें सिर्फ नए लोगों की पिक्चरें हम दिखाएंगे। वो 1 हफ्ते का फेस्टिवल होगा या 2 हफ्ते का फेस्टिवल होगा, चुनिंदा शहरों में होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये खुद भी नहीं चाहते हैं, खुद भी इसीलिए पुरानी पुरानी फिल्में रिलीज करते हैं अपने पॉपकॉर्न और कोला बेचने के लिए। तो मुझे लगता है कुछ हद तक इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता है।
आपने बिल्कुल ठीक बात कही उज्ज्वल जी। इसमें 1-2 चीज़ें और मैं जोड़ता हूँ। ये क्यों नहीं चाहते हैं? भई हम्म। इनको तो चाहना चाहिए। आपने बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ें कही है वो सब हो सकता है और कोई बहुत हाँ। मुश्किल और ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब रॉकेट साइंस टाइप का कोई आइडिया दे रहे हैं। इस बात हाँ। को वो भी समझते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। उसकी 2 वजहें समझ में आती है। एक तो ये जो स्टार का जो पावर है या जो प्रेशर है, स्टार मतलब सिर्फ़ पर्दे पर दिखने वाले नहीं, उसमें बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, उसमें बड़े डायरेक्टर भी हैं, उसमें जो स्टूडियोज़ हैं, वो भी शामिल हैं। तो ये जो एक क्लास है, अव्वल तो ये नहीं चाहता है कि इस तरह की फ़िल्में जो हैं, थिएटर में आए और इस तरह का कुछ प्लानिंग ये लोग करें। भई मल्टीप्लेक्सेस को या एग्ज़िबिटर्स को इनके साथ तो मिलके चलना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी फ़िल्में बनाते हैं। भले ही साल में 10, 15, 20 ऐसी फ़िल्में आती हों। ये क्यों छोटों को कोऑपरेट नहीं रवि जी, करते? आपको अपनी बात रिपीट करनी होगी। आप जी, सुन पा रहे हैं? रवि जी, हाँ, मैं एक सेकंड मैं आपको हाँ रोक रहा हूँ। जी, आपको अपनी बात जी, रिपीट करनी होगी। जो हाँ, आपने कहा कि मल्टीप्लेक्सेस वाले क्यों नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, वहां से बीच में कनेक्शन हाँ, गड़बड़ हो गया था। हाँ। अच्छा। वो क्यों नहीं चाहते हैं? वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर कहीं न कहीं ये जो स्टार सिस्टम है, जिसमें सिर्फ़ जो पर्दे पर दिख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े स्टूडियोज़ जिनके पास पावर है एक तरह का, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि मल्टीप्लेक्स जो है ऐसा कुछ करें। उसकी वजह है क्योंकि अगर छोटी फ़िल्में अगर थिएटर्स में आई, तारीफ़ हुई उनकी, वो चलने लगी, दर्शक उनको देखने लगे, तो इनकी कलाई खुल जाएगी एक तो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मल्टीप्लेक्स इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि देखिए एक मिलीभगत का भी खेल है, जिसकी हम कई बार चर्चा करते हैं। होता ये है कि इस पूरे खेल में जिसमें कि बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फ़िल्में पिट रही हैं, थिएटर्स को इसमें कोई नुकसान नहीं। जो नुकसान उठा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर उठा रहा है या प्रोड्यूसर उठा रहा है। एक्टर भी अपनी जी। फीस लेके कम ज़्यादा वो तो निकल ले रहा है। अब इसमें क्या होता है ना एग्ज़िबिटर्स के पास में हम देखते हैं जैसे कि एक पे एक टिकट फ्री या आपने टिकट ₹100 या ₹90 का कर दिया या आपने जो है ब्लॉक बुकिंग कर ली। इन सारी चीज़ों से पैसा तो थिएटर के पास आ ही गया। आपने डमी शो कर दिया, पैसा एग्ज़िबिटर के पास आ गया, मल्टीप्लेक्स के पास आ गया। उसको तो सीटें गिनवाने से नुकसान साहब चाहे खाली पड़ी हो, चाहे आपने 100 टिकट अपने बुक करा ली हो झूठ दिखाने के लिए। 100 मतलब मैं मतलब एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हज़ारों में और लाखों में ये गेम हो रहा है। तो आपने एक हॉल खाली पड़ा है, आपने कह दिया हाँ, मेरे नाम पे बुक कर दो, कोई बात नहीं बाहर हाउसफुल लगा दो। या जो टिकट बेचने वाली वेबसाइट है, उसपे पूरा जो है उसको लाल-लाल दिखा दो, फुल हो गया है। या जो डमी शोज़ जो हैं, जो शो हुआ ही नहीं वो शो दिखा दो। एग्ज़िबिटर तो उसका पैसा ले ले रहा है। तो उसको हम्म। तो जो 500 सीट भरनी है या 1000 सीट भरनी है या 200 भरनी है, 50 भरनी है, उसने तो पैसा ले लिया अपना, उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो वो क्यों चाहेगा? उसको तो पूरा-पूरा पैसा मिल रहा है। तो इसलिए वो ये वाले गेम में जब बाकी चीज़ें भी आती कि भाई इनके साथ मिल के काम करना है अपने को या जो इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं उनके लिए ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं लाना है या उनकी हम्म। फ़िल्मों को प्रमोट नहीं करना है, वो नहीं कर उसको हाँ। तो अपने नोट गिनने से मतलब है। उसको पता है कि अगर मैं नए आदमी की फ़िल्म लगाऊँगा या इंडिपेंडेंट हम्म। मेकर की फ़िल्म लगाऊँगा, तो वो वैसे ही बेचारा परेशान है, वो कहेगा यार टिकट कम कर दो, हालाँकि वो करते नहीं है और उसको पता है कि इसको वैसे लोग नहीं देखने आएँगे जैसे स्टार की फ़िल्म को कम ज़्यादा करके चलिए ठीक है, 20% की ऑक्यूपेंसी है, 30% की ऑक्यूपेंसी, वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंट मेकर है, वो इनके जैसा खर्चा नहीं कर पाएगा पीआर में, प्रमोशन में, मार्केटिंग में। उसके रास्ते बहुत सारे अलग हैं, उसका रास्ता बहुत कठिन है और ये उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहते हैं कि किसी को कोऑपरेट कर दें। तो ये तो अपना पैसा तो बना रहे हैं। हाँ, ये होता है कि जब आपकी ब्लॉक बुकिंग हो गई है या जो आपकी डमी शो हो गए उसमें समोसा, पॉपकॉर्न वाला जो खर्चा निकलता है, जो कमाई होती है वो नहीं होती है। लेकिन सीट वाली और हॉल वाली तो पूरी कमाई आ ही रही है। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि चीज़ें इस तरह से बदलें। तो एक बड़ा रीज़न नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कहते हैं ना कि जिस इंडस्ट्री के झंडाबरदार लोग ही इतने किसी नींद में हैं या किन्हीं ख्वाबों में हैं या सोए हुए हैं जो कह लें, तो एग्जीबिटर्स तो उनका एक बहुत कहते हैं ना, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जहां फिल्में बनती रही हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम 100 करोड़ क्लब चलाते हैं, 200 करोड़ क्लब चलाते हैं, जब वहां से ही कमियां हैं, वहां से कमजोरियां हैं, तो फिर हम आगे किस बात की उम्मीद करेंगे? जहां से इनिशिएट होती है इंडस्ट्री, जहां से शुरुआत होती है,
वहीं पर है। तो कुल मिलाकर आपका क्या सजेशन है, अगर कुछ लोग देखने जा रहे हैं इस फिल्म को तो विद फैमिली जाएं या विद फैमिली जाने में वो फंस सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमने ट्रेलर टीजर देखा था वो तो नहीं काफी। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, उसमें कोई हिचक ही नहीं मुझे कहने में कि फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म नहीं है। मतलब इस जी बहुत साफ साफ है, मतलब उसमें चाहे वो UA16+ हो चाहे जो भी हो। देखिए क्या होता है ना कि आप किसी फिल्म में ऐसा दृश्य है, एक आध दृश्य है जो कहानी या ऐसा डायलॉग है या कोई अपशब्द है जो भी है, वो जस्टिफाई कर रहा हो उस कहानी में, उसकी जरूरत महसूस हो रही है, एक जगह नहीं हाँ 10 जगह हो रही, कोई समस्या नहीं। वो उसके फ्लो के साथ जा रहा हो, उसकी जरूरत है उस कहानी में, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब जहां जो मर्जी आए, अक्षय कुमार मुंह उठा के बोल दे रहे हैं, जो मर्जी आए अभिषेक बच्चन बोल दे रहे हैं, हीरोइनों के साथ भी ये लिबर्टी ले ली गई है। मतलब वो सब अजीब ही तरह का एक घालमेल है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप फैमिली फैमिली के साथ इस फिल्म को देखें। हाँ, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हम तो जा सकते हैं, तो आपको किसी ने रोका ही नहीं मतलब। और हम तो हमेशा कहते हैं कि आप हर फिल्म देखिए, इस फिल्म को भी देखिए कि कैसी बनी है, दोनों पार्ट देखिए कि आखिरी के 15-20 मिनट के जो उसका जो समय है, आपको पूरी फिल्म देखना है और बाद में आखिर में वही देखने वाला है, क्योंकि सिर्फ किरदार बदला है, एक आदमी बदला है जो 2 हत्यारे हैं उनमें से। तो अगर आपके पास बहुत वक्त है, बहुत पैसा है और आपको लगता है नहीं एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो जाइए देखिए, किसने रोका है आपको। तो ये है। एक चीज लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से अक्षय कुमार इस फिल्म में कॉमेडी करते दिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ देख के कि वो कॉमेडी के लायक भी बचे हैं। मतलब अभी तक तो ये था कि चलो एक रोल जिसमें वो जमते हैं। अगर यही फूहड़ बातें उनके लिए कॉमेडी और इसी के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो इसके लायक भी नहीं बचे, क्योंकि ना इस फिल्म में टाइमिंग की बात आई है, ना एक्सप्रेशन की बात आई है, वो बहुत अलग ढंग का है ये सारा मामला। और इस फिल्म को देख के मैं इस बात को लेके भी कन्विंस हो गया हूँ कि हेरा फेरी 3 अगर नहीं बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अक्षय कुमार ऐसा काम करेंगे हेरा फेरी में इस तरह से, तो बेहतर है वो फिल्म ना बने। और अगर उनको बनाना ही है तो खुद एक बार अपनी फिल्म देख लें, तो या तो उससे सीख लें कि मुझे क्या नहीं करना है और किस तरह से उस फिल्म को बनाना है, और या बेहतर हो कि वो खुद भी इस इरादे को छोड़ दें कि भाई छोड़ो, इस फिल्म को हमें नहीं बनाना है हेरा फेरी। कम से कम ये जो है आपकी हाउसफुल 5 जो इस लेवल तक आ गई है 1 से चलते चलते, तो हेरा फेरी एक अच्छी यादें जुड़ी है लोगों की उसके साथ में, कम से कम वो बनी रहे राजू के साथ, श्याम के साथ, बाबू राव के साथ। अब वो बाबू राव से भी अगर ऐसे ही डायलॉग बुलवाएंगे और यही कॉमेडी करेंगे, तो मतलब परेश रावल का तो फिर कहना चाहिए कि इतने सालों का जो काम किया हुआ है, नाम और छवि सब खराब हो जाएगी उनकी तो फिर। सो आज के रिव्यू का ये निचोड़ निकला कि फिल्म तो जैसी है सो है, आपने बता ही दिया, और मतलब वो ट्रेलर जैसा लग रहा था बिल्कुल वैसी ही निकली फिल्म। लेकिन बिल्कुल। ये बात आपने बहुत पते की बताई है कि इस फिल्म को देखकर अक्षय कुमार की कॉमेडी का रीसेंट नमूना मिल गया है, जो ये बताता है कि भैया हेरा फेरी 3 अगर नहीं बन रही है तो सही है। और हो सकता है बाबू भैया ने ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में देख लिया उनको करते हुए, या रिहर्सल के दौरान ये महसूस कर लिया हो कि भाई ये तो मेरा भी स्तर गिरा देगा, तो बेहतर है इससे किनारा कर लेना। और क्योंकि प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर का तो आप कैंची रोल पे चलवा भी नहीं सकते, तो हाँ, बेहतर यही प्रोड्यूसर है खुद कि ही चलवा देगा। हाँ। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि इस रिव्यू में एक जवाब हमें मिल गया है कि हेरा फेरी 3 क्यों मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसी स्थिति क्यों बनी होगी कि परेश रावल साहब खुद ही बाहर हो गए, क्योंकि एक्टिंग के मामले में परेश रावल का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। कोई कह नहीं सकता बिल्कुल। कि मतलब उनकी एक्टिंग मध्यम दर्जे की है, या आप वो जो करते हैं बिल्कुल अव्वल दर्जे का करते हैं। तो कुल मिलाकर न सिर्फ आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हाउसफुल 5 कैसी है, बल्कि हमने ये भी जाना कि हेरा फेरी 3 के न बनने का संभावित कारण क्या हो सकता है। हो सकता है इसी तरीके की हरकत, क्योंकि आप तो फिल्म देख कर आए हैं, आपने 3 घंटे फिल्म को देखा होगा, और परेश रावल ने लंबा वक्त बिताया होगा अक्षय कुमार के साथ, उन्होंने देखा होगा कि उनकी कॉमेडी का स्तर कितना गिरता जा रहा है, या जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। तो मुझे लगता है कि ये रिव्यू अपने आप में इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे हमने ये समझ लिया कि ये हेरा फेरी 3 का मामला क्यों चैप्टर क्लोज हुआ होगा। इसी में हेरा फेरी हो गई बहुत सारी। हेरा फेरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हाउसफुल 5 का इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। हमारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर शेयर करें
और हमें बताते रहें आगे आप और किस तरह का कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। और अगले किसी लाइव में, किसी वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू रवि जी। थैंक यू उज्जवल जी, गुड नाइट। गुड नाइट।